दोस्तों नमस्कार। अमेरिका की अदालत ने मिस्टर गौतम अडानी और उनके भतीजे को समन भेजा है और समन में ये कहा गया है कि जो हमने आपसे पूछा है आप उनका जवाब दें। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या गौतम अडानी साहब केजरीवाल की तरह समन को इग्नोर कर सकते हैं? क्या रास्ते हैं अडानी साहब के साथ? इस बात को हमें समझना होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज जो आपके सामने चर्चा करने वाला हूं वो अमेरिका के उस कानून का विश्लेषण करूंगा जिसके तहत अडानी साहब को ये सम्मन भेजे गए और उसमें रास्ते क्या हैं इसकी भी थोड़ी ब्रीफ में विवेचना करूंगा, ज्यादा इसको टेक्निकल नहीं बनाऊंगा। क्या 6 रास्ते उनके पास हैं? क्या उनके रास्ते सही होंगे या गलत, ये तो उनका जवाब बताएगा। लेकिन हम सिर्फ इसको इसलिए जानना चाहेंगे कि अमेरिका का लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। सही या गलत ये काम अदालत का है, लेकिन सिस्टम को जानने का अधिकार हम सबका है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके सामने उस सिस्टम की व्याख्या करूंगा। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और पूरा जरूर देखिएगा अगर आपको समझना हो कि अमेरिका का लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो दोस्तों लीगल सिस्टम का मजाक बनते हमने देखा है। केजरीवाल को 9 सम्मन भेजे गए, ना ईडी ने कोई कार्रवाई करी और ना ही अदालतों ने इस बात का संज्ञान लिया कि एक व्यक्ति भारत के कानूनों का खुलेआम मजाक उड़ाता रहा और अदालतों को कुछ परवाह नहीं थी कि आफ्टर ऑल इन सम्मन का मतलब क्या है। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत का जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें हमें अमेरिका के लीगल सिस्टम से सीखना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से कोर्ट्स में हमारे यहाँ बैकलॉग है, जिस तरह से तारीख पे तारीख का जो तमाशा चलता रहता है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है कि बड़ा वकील चाहिए, नहीं तो आपको हियरिंग की डेट नहीं मिलेगी, ये सब चीजें अमेरिकन सिस्टम में नहीं होती, क्योंकि वहां हर चीज टाइम लिमिट पे है। क्या हम ऐसा सीख पाएंगे? क्या हमारी जुडिशरी और लीगल सिस्टम अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा? क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्या हमारा लीगल सिस्टम विकसित भारत जैसा होगा, या हम वही अंग्रेजों के कानून के हिसाब से विकसित भारत बनाना चाहेंगे? ये बड़े सवाल है दोस्तों। साथ ही साथ गौतम अडानी साहब पे जो चार्जेस लगाए गए, ये इन्वेस्टिगेशन 2 साल से चल रही थी, ये आज की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास कुछ तो ऐसा मटेरियल है जिसके कारण ग्रैंड जूरी में प्रस्ताव अप्रूव हुआ और अब उन्होंने ट्रायल जूरी की मांग करी है और ट्रायल के अंदर भी कोर्ट ने सम्मन भेज दिया है कि आप सवालों का जवाब दें। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो एविडेंस वहां की अथॉरिटीज के पास है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और जिसमें अडानी साहब को बहुत संभल के जवाब देने होंगे। इसीलिए आज की चर्चा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम देखें कि जब भी नियम 12 के तहत, जो अमेरिका का सिविल प्रोसीजर है उसके नियम 12 के तहत अगर कोई सम्मन भेजा जाता है तो 21 दिन के अंदर उसको जवाब देना ही होगा। केजरीवाल की तरह आप बैठ नहीं सकते सम्मन में, आपको न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना होगा। इसीलिए 21 दिन में जवाब, अगर आपको लगता है कि नहीं 21 दिन के अलावा आपको टाइम चाहिए तो आपको निवेदन देना होगा कोर्ट में, और अगर पार्टी अमेरिका के अंदर है तो उसको 60 दिन का टाइम, और अगर अमेरिका के बाहर है तो उसको 90 दिन का टाइम है, उसमें आपको जवाब देना होगा। ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता जैसे हिंदुस्तान में होता है। इसके अलावा अगर आप 21 दिन में जवाब देते हैं तो जो भी सामने वाली पार्टी है वो भी अपना जवाब दाखिल करेगी, उसको भी 21 दिन का टाइम देना होगा ताकि डिले ना हो। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि बचाव के रास्ते क्या क्या हैं। देखिए, अडानी साहब कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं, पहला, कि साहब ये जो सब्जेक्ट है ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई थी वो भारत में हुई थी, रिश्वत भारत के नेताओं और अधिकारियों ने ली थी, ये आपका जुरिडिक्शन नहीं है क्योंकि आपके यहां तो हुआ ही नहीं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है कि आपने रिश्वत दी लेकिन बताया नहीं, क्योंकि ये मटेरियल फैक्ट था कि रिश्वत दी गई। अगर ये मटेरियल फैक्ट था तो ये डिस्क्लोज करना था, लेकिन आपने कहा कि हम रिश्वत नहीं देते, हम
एंटी करप्शन में काम करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन जो एविडेंस है वहां की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास वो कुछ और बयान करते हैं। इसीलिए क्या उनकी ये दलील मानी जाएगी, ये तो वक्त बताएगा कि अडानी साहब की लीगल टीम कैसे काम करती है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा पर्सनल जुरिडिक्शन नहीं है, ना मैं आपका नागरिक हूं, ना आपका कानून मेरे पे लागू होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपका जो जुरिडिक्शन है वो पर्सनल नहीं है, वो कंपनी पे है। क्योंकि जो बॉन्ड पे पैसा उठाया गया था, वो जो रजिस्टर्ड कंपनी थी वो अमेरिका में थी, उसका ऑफिस अमेरिका में, वहां पैसा उठाया गया। इसका मतलब जो कार्रवाई हुई वो अमेरिका में हुई, जो एड्रेस था वो अमेरिका का था, जो एंटिटी थी, लीगल एंटिटी थी, पर्सनल और इंडिपेंडेंट नेचुरल एंटिटी की बात नहीं कर रहा, लीगल जो एंटिटी थी वो अमेरिका रजिस्टर्ड है, इसीलिए ज्यूरिडिक्शन वहां पे भी बनता है। तीसरा, वेन्यू इम्प्रॉपर है। क्या ये मुद्दा इस कोर्ट में चलेगा, या इस कोर्ट से आगे की बात है, या किसी और कोर्ट में होना चाहिए? आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपकी अदालत के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है, ये न्यूयॉर्क में नहीं चलना चाहिए, ये वॉशिंगटन में होगा, या टेक्सास में होगा, या कहीं और होगा, या इंटरनेशनल फोरम में होगा। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में आपके पास पूरे पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। चौथा रास्ता ऑब्जेक्शन जो अडानी साहब की टीम बोल सकती है अमेरिकन कोर्ट में, वो ये बोल सकती है कि साहब जो प्रक्रिया आपने अपनाई है वही ठीक नहीं है, जो प्रोसेस है वो इनवैलिड है, इनसफिशिएंट प्रोसेस है। इसका मतलब पहले आपको जांच करनी चाहिए थी, पहले आपको उन लोगों का भी नाम ढूंढना चाहिए था किसने रिश्वत ली, उनका नाम बताइए। आप सिर्फ ये कह रहे हो हमने रिश्वत दी, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, उनके नाम कहाँ है? आप कह रहे हो हमने चीफ मिनिस्टर से मिले, तो चीफ मिनिस्टर को क्या हमने रिश्वत दी, वो प्रूफ कहाँ है? आपने प्रोसेस पूरा नहीं किया, आपने हमारे ऊपर लांछन लगा दिए या आरोप लगा दिए। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये प्रोसेस वैलिड माना जाएगा, ये ऑब्जेक्शन वैलिड माना जाएगा? मुझे लगता है यहाँ पे एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन अब अडानी साहब की लीगल टीम बताएगी कि इस पूरे रास्ते को कैसे ढूंढना है। क्योंकि अब जो एविडेंसेस सामने वाली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, अब वो बताएगा कि उनके पास साक्ष्य हैं या नहीं है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया या नहीं किया। अब ये सारी चीजें डिटेलिंग की है जो ट्रायल के समय सामने आई। इसके अलावा इनसफिशिएंट सर्विस ऑफ प्रोसेस, इसका मतलब यह है कि जो तरीका होना चाहिए, जो मैटर सर्विस आपको देना चाहिए, आपको जो शुरू की कार्रवाई करनी चाहिए प्री ट्रायल लेवल पे, क्या वो प्रॉपर रही या नहीं? क्या आपने लीगल नोटिस जो भेजा, क्या वो तरीका ठीक था? क्या उसमें पर्याप्त जानकारी थी? बहुत सारी छोटी बारीकियां हैं जहां पे लीगल ब्रेन काम करते हैं। अब ये अडानी साहब की टीम के ऊपर है कि वो कौन सा लीगल ब्रेन इस्तेमाल करके बीच का रास्ता निकालते हैं। इसके अलावा फेलियर टू स्टेट अ क्लेम अपॉन विच रिलीफ कैन बी ग्रांटेड, ऐसी कोई कार्रवाई जिसपे आपने रिलीफ मांगा है, रिलीफ मतलब जो कमीशन ने मांगा है, उन्होंने रिलीफ क्या मांगा है? उन्होंने ये कहा है कि साहब एक तो इन पे फाइनेंशियल पेनल्टी होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि अडानी साहब को सारी कंपनियों से रिजाइन करना चाहिए, ही इज नॉट फिट टू बी द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ एनी गुड लिस्टेड कंपनी। अब सवाल इस बात का है कि ये जो दो रिलीफ मांगे गए हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा, जो हम बात कर रहे हैं प्लेंटिफ के द्वारा, अब सवाल इस बात का है कि क्या ये सही है, क्या ये उनका अधिकार क्षेत्र है, ज्यूरिडिक्शन है? अगर नहीं है तो फिर ये रिलीफ क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो जो एमडी है या चेयरमैन है कंपनी के, तो भारत की कंपनी है, अमेरिका का ज्यूरिडिक्शन कैसे लागू होगा? ये भी हमें समझना होगा, इस रास्ते को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी और को भी पार्टी बनाना चाहिए था। उदाहरण के लिए आपने कहा कि मैंने रिश्वत दी, लेकिन किसको दी वो कहाँ है पार्टी? क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें निकल के आई? अगर नहीं निकल के आई तो इसका मतलब आधारहीन आरोप आपने मुझे लगाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिकन एजेंसीज भारत सरकार को कहेंगी कि आप अपने अधिकारियों और मिनिस्टर्स, खासकर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए और हमें ये आंकड़े दीजिए, डेटा दीजिए? अब ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इशू बन सकता है। तो अब ये देखना है कि जो एविडेंसेस हैं जो पिटिशनर है उसके पास, क्या वो वास्तव में कंक्लूसिव एविडेंस है, या उसमें अभी और कुछ एविडेंसेस की जरूरत है ताकि आप ट्रायल शुरू कर सकें।
क्योंकि जब तक आपके पास सारे साक्ष्य नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो आप ट्रायल कैसे शुरू कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ आरोप लगा के कर रहे हैं? वो जो एविडेंस है वो जानना बहुत जरूरी है। इसी के तहत एक चीज और की जा सकती है कि आप इस पूरे मामले को खारिज करने का आवेदन कर सकते हैं कि साहब इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको हटाइए आप, ये जो केस है ये ही गलत है, इसका आधार ही नहीं है। अगर अडानी साहब की यह टीम बार बार इस बात को कह दे और प्रूव कर दे कि साहब ये केस में दम नहीं है, ये ज्यूरिडिक्शन नहीं है, या कोई भी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लेके, तो शायद कोर्ट उसको रिलीफ दे सकती है। लेकिन कोर्ट रिलीफ देने से पहले या उस केस को डिसमिस करने से पहले दो तरीके हैं उनके कोर्ट के पास। या तो वो आपकी बात सुने, कन्विंस हो जाए और अपने आप उसको रद्द कर दे। दूसरा तरीका ये है कि कोर्ट जो प्लेंटिफ है, जिसने केस फाइल किया है, जो है आपका कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, इसको लेकर उनको वो कहेंगे कि आप बताइए आपका क्या कहना है। उनका तो ये कहना है कि एसईसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ना उन्होंने बताए हैं ना दिखाए हैं, इसलिए इस केस को रद्द कर देना जाना चाहिए। अब एसईसी को 21 दिन के भीतर जवाब देना होगा, और अगर वो एसईसी 21 दिन के भीतर जवाब नहीं देती है तो अब इसका मतलब ये है कि केस को डिसमिस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया थी जो अब अडानी साहब की लीगल टीम एक्सप्लोर करेगी। उनके पास ये 6-7 रास्ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब कौन सा रास्ता वो अपनाएंगे, क्योंकि पिटीशन डिटेल हमारे पास नहीं है, बहुत सारे कागज उनको अडानी की लीगल टीम के पास पहुंचे होंगे एसईसी से, कोर्ट से, जिसमें एविडेंस भी हो सकते हैं, जिसमें और भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे कि आपको जब लीगल नोटिस भेजा गया है तो उसके साथ कुछ प्रूफ भी होंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या सही है क्या गलत, पहला मुद्दा। दूसरा, क्या अडानी साहब खुद जाएंगे? मुझे नहीं लगता। उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जवाब दाखिल करके आएंगे, उसके बाद फिर वहां की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। क्या वो रिलीफ मांग रहे हैं, क्या वो केस को डिसमिस होना मांग रहे हैं, ये बात तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जवाब तो देना पड़ेगा आपको। 14 दिन के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 21 दिन के अंदर आपको जवाब देना, और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मैक्सिमम 90 डेज। तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के बाद हमें पता लग जाएगा कि अडानी साहब का इस पूरे मुद्दे पे पोजीशन क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, केजरीवाल की तरह आप सम्मन इग्नोर नहीं कर सकते। भारत की जो न्याय प्रक्रिया इतनी लचर है कि अगर अथॉरिटीज बुलाएं और जो जिसको इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए बुला रहे हैं वो मनमर्जी उसकी है कि वो जाए या ना जाए। क्या ये उचित है भारत में कानून की मर्यादा को बनाए रखने के लिए? या अब सुप्रीम कोर्ट को और भारत सरकार को संसद के माध्यम से या कोर्ट को अपने ज्यूरिडिक्शन के माध्यम से यह तय करना चाहिए कि सम्मन का रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा? ये ना अधिकारियों के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए और ना जिसको सम्मन भेजा गया है। ये तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से मैनिपुलेट करता है सिस्टम को, ये बात भी सामने है। और उससे बड़ी बात, क्या भारत में आज भी राजनीतिक भ्रष्टाचार इतना बड़ा है? ये बात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में रिश्वतखोरी बंद हो गई है? क्या आपको लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि साहब भ्रष्टाचार नहीं है उनके सरकारों में? क्या ये सच है? आपके क्या विचार हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके विचारों से पता लगेगा कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। और उम्मीद है कि आपके कमेंट शायद सरकार के कुछ लोग पढ़ें, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के लोग पढ़ें, हो सकता है आपके कमेंट जुडिशरी के लोग पढ़ें, कुछ पत्रकार पढ़ें। इस मुद्दे को आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि विकसित भारत में अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम विकसित भारत नहीं कहलाएंगे। हमारे यहाँ पे करप्शन हमें विकसित होने ही नहीं देगा। ये बड़ी चिंता की बात है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।